आज हम डीजल इंजन की ईंधन प्रणाली के बारे में बताएंगे। इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या होता है? देखिए कि मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए इस प्रकार के फ्यूल इंजेक्शन पंप प्रयोग किए जाते हैं। यह इंडिविजुअल पंप के समान बनी होती हैं, परंतु सिलेंडरों की संख्या के आधार पर सभी पंप एलिमेंट एक लाइन में एक हाजुम में पार्टीशन करके बनाए जाते हैं। इन्हें एक ही कैमशाफ्ट द्वारा चलाया जाता है। डिलीवरी वाल्व का क्या अर्थ है? डिलीवरी वाल्व का क्या कार्य है? ये प्लंजर द्वारा भेजे गए डीजल के दबाव से डिलीवरी खुल जाता है तथा डीजल को इंजेक्टर तक जाने देता है। यह डिलीवरी वाल्व का कार्य है। अच्छा, कंट्रोल रॉड क्यों लगाई जाती है? ये जानिए कंट्रोल रॉड क्यों लगाई जाती है। कि यह रॉड गवर्नर द्वारा एक्सीलेटर चलाकर टू थर्ड क्वार्टर ट्रैक को घुमाकर डीजल सप्लाई को कम या अधिक करता है। कम या अधिक करती है। यह कंट्रोल रॉड है। जब एक्सीलेटर को खींचते हैं और कम करते हैं तो ये रॉड उसके लिए होती है अधिक और कम करने के लिए। फ्यूल इंजेक्शन पंप इंजन को आइडल स्पीड पर चला रहे, इसलिए क्या उपाय किए जाते हैं इसके बारे में सुनो। कि फ्यूल इंजेक्शन पंप इंजन को आइडल स्पीड पर चलाता रहे, इसके लिए क्या उपाय किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। कि आइडल स्पीड सेट करने के लिए कंट्रोल रॉड पर एक स्टॉपर लगा होता है, उसे एडजस्ट करते हैं। इंजेक्टर का क्या कार्य है? इंजेक्टर द्वारा दबाव के साथ कंबशन चैम्बर में डीजल का स्प्रे किया जाता है। यह इंजेक्टर का कार्य है। इंजेक्टर द्वारा दबाव के साथ कंबशन चैम्बर में डीजल का स्प्रे किया जाता है। यह इंजेक्टर का कार्य है। यानी कंबशन चैम्बर तक डीजल पहुंचाता है, स्प्रे करता है। यही कार्य। इंजेक्टर द्वारा कितने दबाव से डीजल स्प्रे किया जाता है? 1500 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से डीजल स्प्रे किया जाता है। 1500 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से डीजल स्प्रे किया जाता है। इंजेक्टर को कहाँ लगाया जाता है? ये भी देखिए इंजेक्टर को कहाँ लगाया जाता है और कहाँ लगाना चाहिए। इंजेक्टर को सिलेंडर हेड या ब्लॉक में इस प्रकार लगाते हैं कि वह कंबशन चैम्बर से सीधे स्प्रे कर सके। या तो हेड में लगा लो या ब्लॉक में लगा लो, कंबशन चैम्बर में सीधे स्प्रे होना चाहिए। उसका डीजल कंबशन चैम्बर में जाना चाहिए। कहीं भी लगा सकते हैं।
एक अच्छे इंजेक्टर में क्या गुण होने चाहिए? समय पर पूरा डीजल स्प्रे कर सके। नंबर 2, डीजल स्प्रे होते ही पूरे कंबशन चैम्बर में फैल जाए। नंबर 3, स्प्रे का आकार अच्छा है। अगला नंबर, स्प्रे किया गया डीजल शीघ्र जल सके। ये गुण होने चाहिए। अच्छा, इंजेक्टर में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, ये देखें समझें। ये मुख्य है इंजेक्टर बॉडी। नंबर 1, इंजेक्टर बॉडी। नंबर 2, सेफ्टी कैप। सेफ्टी कैप भी होती है। तीसरा नंबर है नोजल स्प्रिंग। अगला नंबर नोजल या ऑटोमाइजर। एक ही बात है, नोजल ऑटोमाइजर। ओवरफ्लो डीजल कनेक्शन। अगला नंबर प्रेशर एडजस्टिंग स्प्रे। 7वां नंबर स्पिंडल। 8वां फ्यूल इनलेट। और 9वां लॉक नट। ये 9 मुख्य भाग होने चाहिए इंजेक्टर में। अंदर इसके अंदर 9 ये पार्ट होते हैं। इंजेक्टर की बनावट किस प्रकार की होती है, ये भी देखिए। इंजेक्टर में सबसे ऊपर कैप नट तथा सबसे नीचे नोजल फिट रहती है। बॉडी के अंदर स्पिंडल, नोजल स्प्रिंग तथा प्रेशर एडजस्टिंग स्प्रे आदि फिट रहते हैं। बॉडी में ही डीजल इनलेट तथा ओवरफ्लो पाइप फिट करने का स्थान बना होता है। इस प्रकार बनावट होती है। इंजेक्टर द्वारा डीजल का स्प्रे किस प्रकार होता है, ये समझें कि इंजेक्टर का नोजल अपनी सीट पर स्प्रिंग द्वारा बैठी रहती है। जब दबाव से डीजल प्रवेश करता है तो नोजल वाल्व सीट से उठ जाती है और नोजल के छिद्रों द्वारा डीजल स्प्रे हो जाता है। इस प्रकार स्प्रे करता है। जैसे नोजल में 4-5 छिद्र होते हैं, वो इस प्रकार प्रेशर होता है उनका कि जैसे प्रेशर आएगा वो दिखाई नहीं देगा, हवा की तरह दिखाई देगा बिल्कुल। जो हम उसको प्रेशर छोड़ेंगे जमीन पर तो जमीन पर उसका डीजल दिखाई नहीं देगा, उड़ जाएगा। इस प्रकार उसका प्रेशर होता है। 1500 से 2000 पाउंड इस प्रेशर। इस प्रकार और स्प्रे करता है। इंजेक्टर नोजल कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंगल हॉल नोजल, नंबर 2 पिंटल नोजल और नंबर 3 मल्टी हॉल नोजल। ये 3 प्रकार के नोजल होते हैं। सिंगल हॉल नोजल किस प्रकार का होता है कि यह नोजल साधारण छोटे इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें एक ही छेद बना होता है जिससे डीजल स्प्रे होता है। और मल्टी होल नोजल इस प्रकार का है कि इस प्रकार के नोजल से विभिन्न कोणों के कई छेद बने होते हैं। इनमें द्वारा कई फुवार कंबशन चैम्बर में स्प्रे होती है।
जिससे डीजल जलने में सरलता आ जाती है। और पिंटन नोजल किस प्रकार की बनी होती है ये भी समझें कि यह एक विशेष प्रकार की नोजल है। इसे प्री कंबशन चैम्बर वाले इंजनों में किया जाता है। इसके द्वारा 2 चरणों में स्प्रे होता है। ये पिंटन नोजल ऐसे कार्य करता है। आज इतना ही। रेडिएटर पर कैप की क्या विशेषता होती है? हाई प्रेशर सिस्टम में प्रेशर टाइप रेडिएटर कैप प्रयोग की जाती है। इसमें एक वैक्यूम वाल्व तथा एक प्रेशर वाल्व लगा होता है। कैप में कैप सीट तथा ओवरफ्लो पाइप की व्यवस्था भी रहती है। जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो भी इस कैप के द्वारा पानी ओवरफ्लो नहीं करता है। यह रेडिएटर का कैप की विशेषता है। अब प्रेशर टाइप कैप के लाभ क्या हैं सुनिए। नंबर 1, बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाने पर पानी बाहर नहीं निकलता। इस कारण इंजन शीघ्र सामान्य तापक्रम पर आ जाता है। ये इसके लाभ हैं प्रेशर टाइप के। नंबर 2, एंटी फ्रीज लोशन आदि कम मात्रा में प्रयोग किए जा सकते हैं। कम मात्रा में प्रयोग किए जा सकते हैं एंटी फ्रीज लोशन। नंबर 3, इस व्यवस्था के लिए मोटी सीट तथा मोटे ट्यूब के रेडिएटर प्रयोग किए जाते हैं। कूलिंग सिस्टम में टेम्परेचर गेज का क्या कार्य है? देखिए, कूलिंग सिस्टम में टेम्परेचर गेज जरूरी है और उसका क्या कार्य है समझें कि इंजन के सामान्य तापक्रम को दर्शाने के लिए टेम्परेचर गेज का प्रयोग किया जाता है। इंजन का टेम्परेचर अधिक हो जाने के क्या कारण हैं? इंजन का टेम्परेचर अधिक होना, इसके कारण भी समझें। थर्मोस्टेट वाल्व दोषपूर्ण हो। थर्मोस्टेट वाल्व दोषपूर्ण हो यानी उसमें कोई कमी हो जाए। थर्मोस्टेट वाल्व में कोई कमी हो जाए या वाल्व टाइमिंग गलत हो। वाल्व टाइमिंग गलत हो। अगला नंबर है इग्निशन टाइमिंग गलत हो। अगला नंबर है फैन बेल्ट स्लिप करती हो। फैन बेल्ट स्लिप करती हो, स्लिप हो। रेडिएटर में पानी न हो। इंजन का टेम्परेचर अधिक इसलिए होता है। ये 5 सीजन में से किसी में कमी आ जाए इंजन टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। पानी का टेम्परेचर। अब टेम्परेचर गेज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैकेनिकल टाइप, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल टाइप। 2 प्रकार के होते हैं। शीतलन प्रणाली के दोष तथा उनके कारणों और उपचार बताएं। अब दोषों कारण समझें कि रेडिएटर में पानी का कम हो जाना।
रेडिएटर में बहुत दिनों से पानी नहीं डाला तो पानी डलवाएं। रेडिएटर कोर से लीकेज होना तो कोर की सोल्डरिंग करें। इनलेट या आउटलेट हॉट पाइप का ढीला होना या खराब होना तो हॉट पाइप कसें या बदलें। खराब होगा तो नया डालें। हेड गैस्केट टूटी हो तो हेड गैस्केट बदलें। वाटर एंड ड्रेन प्लग लीक हो तो ड्रेन प्लग टाइट करें या नया डालें। वाटर पंप से पानी लीक हो तो वाटर पंप की जांच कर मरम्मत करें। इंजन अति तप्त हो जाता है। रेडिएटर में पानी की कमी तो पानी पूरा करें। थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है, थर्मोस्टेट वाल्व बदलें। वाटर पंप दोषपूर्ण है तो वाटर पंप मरम्मत करें। फैन बेल्ट टूटी है तो फैन बेल्ट नहीं डालें, उसकी मरम्मत नहीं करें, उसको तो नहीं डालें। फैन बेल्ट की कोई मरम्मत नहीं होती है, नहीं डलती है, नहीं डालें। रेडिएटर में पानी के मार्ग अवरुद्ध हों, रुक गए हैं तो रेडिएटर साफ करें। रेडिएटर में पानी के मार्ग जो उसके पानी के जो लेखा हैं वो रुक गए हैं छिद्र तो उन्हें साफ करें। वाटर जैक्टों में जंग लगी हो तो वाटर जैक्ट पानी के प्रेशर से साफ करें। वाल्व टाइमिंग या इग्निशन टाइमिंग गलत हो तो टाइमिंग सही करें। प्री इग्निशन दोष दूर करें। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड या बंद चौक होना तो मैनिफोल्ड साफ करें। साइलेंसर बंद है तो साइलेंसर साफ करें। ब्रेक व क्लच दोषपूर्ण है तो दोष दूर करें। इंजन का जाम होना, इंजन सही करें। ये शीतल प्रणाली के दोष तथा कारण है। अब वाटर कूलिंग सिस्टम के रख रखाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखो ये बात अच्छी प्रकार से ध्यान से समझना ये जरूरी है, ध्यान रखना कि रेडिएटर में पानी की सतह पूरी रहे। रेडिएटर में पानी पूरा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, उसको जांच करते रहना चाहिए। वाटर पंप ड्राइविंग बेल्ट का टेंशन सही रहे और स्लिप न करे। जो बेल्ट है वो सही रहे, स्लिप न करे। स्लिप होगी तो पंखा नहीं चलेगा, स्लिप नहीं रहे ना तो किसी तो नहीं बदल रहे। जॉइंट पर से पानी को लीक न होने दें। जॉइंट पर पानी लीक है वो तो सही करें। वाटर पंप पर लगे फैन बेल्ट एक समान मुड़े हों। फैन ब्लेड, वाटर पंप पर लगे फैन ब्लेड एक समान मुड़े हों। रेडिएटर की नालियां साफ रहें, इसके लिए यदा कदा पानी बदलते रहें। ना भाई अगर पानी डाल दो चल रहे हो 6 महीना है नहीं हुआ, ऐसा नहीं। पानी बदलते रहें। ज़्यादा पानी खराब हो जाए तो उसको निकाल दें, नया पानी डालें। वाटर पंप में समय पर ग्रीस दें। पंप में ग्रीसिंग करें समय समय पर। 20 ना पीछे 25 ना पीछे, महीना भर पीछे ऐसे करते रहें।
यदि ठंडे प्रदेश में इंजन का प्रयोग हो तो एंटी फ्रीज लोशन रेडिएटर में अवश्य डालें। ठंडे प्रदेश हैं, ज़्यादा मतलब पानी से सब जमे पे जाएगा, बर्फ जम जाते हैं जैसे, तो उसमें एंटी फ्रीज लोशन रेडिएटर में अवश्य डालें। उससे सर्कुलेशन पानी का बना रहता है, जमने की आसानी रहती है। और रेडिएटर के पानी को जमने से रोकने के लिए क्या उपाय किया जाता है? देखिए, रेडिएटर का पानी जमने न पाए इसके लिए एंटी फ्रीज लोशन प्रयोग किया जाता है, मैंने अभी बताया था। एंटी फ्रीज लोशन क्या होता है ये समझ लो। लास्ट क्वेश्चन है कि इस लोशन में मुख्य रूप से ग्लिसरीन तथा कुछ मात्रा में अल्कोहल के साथ पानी का प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर में इसके प्रयोग में से पानी का तापक्रम लगभग एक समान बना रहता है। आजकल इस प्रकार के बनाए लोशन मारुति आदि कारों में प्रयोग किए जाते हैं। आज इतना ही।